सालों भर के दिन जैसा पढ़ा। जय हिंद सभी को, स्वागत है आपके अपने चैनल और आपके अपने परिवार योद्धा डिफेंस में। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, और पीछे जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे थे कि पिछले साल जो एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार से आया था, उस ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है, और हुक्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट देखेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट जो क्या होता है जिससे एयरफोर्स में क्वेश्चन आया हुआ है और उससे क्वेश्चन एराइज हो सकता है, उसी टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए हुक्स लॉ बताने के पहले बता दें कि जो हुक्स लॉ दिया हुआ है वो रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट है, वही दिए थे क्या हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक जो थे वो केवल फिजिक्स में इनका बहुत सारा लॉ नहीं है, बल्कि आप बायोलॉजी में भी इनका बहुत सारा योगदान है। जैसे आप पढ़े होंगे सेल टर्म आप लोग जानते होंगे, बायोलॉजी तो सेल टर्म के बिना अधूरा है समझिए। तो सेल कहा जाता है कि सेल इज ए फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जितने भी जीव हैं, मतलब जितने भी प्राणी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें लाइफ है उनमें सेल पाया जाता है। और इस सेल का टर्म कौन दिया था, तो सेल का टर्म दिए थे कौन, रॉबर्ट हुक दिए थे, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे वो अपना ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट ना किए थे, मतलब वो इवन ग्रेजुएट भी नहीं थे, और उनका बहुत सारा लॉ क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है रॉबर्ट हुक का, ठीक है। तो ये पॉइंट प्रूव करता है क्या कि नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है डिग्री से ज्यादा, समझे। तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया हुआ था हुक्स लॉ, और इसी हुक्स लॉ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। तो हुक ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे किसी मटेरियल पे हम लोग क्या लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, वैसे वैसे उस मटेरियल में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाइएगा वैसे वैसे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, समझे। इस पॉइंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिजिक्स में भी दो तरह के लॉज होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि दो तरह के लॉज कौन कौन होते हैं। तो सिंपल से देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि दो तरह के लॉज क्या होते हैं। सबसे पहले तो एक कहा जाता है कि एक लॉज को कहा जाता है इंपीरिकल लॉज, ठीक है, इंपीरिकल लॉ, और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है थ्योरेटिकल लॉ, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस ना करेंगे। इंपीरिकल लॉ वो होता है जिसको प्रैक्टिकल लॉ कहा जाता है, मतलब ऐसा हम ऑब्जर्व किए और उसी ऑब्जर्वेशन को हम थ्योरी के फॉर्म में दे दिए, लॉ के फॉर्म में दे दिए, उसको क्या कहेंगे, इंपीरिकल लॉ। तो हुक्स का ये जो हुक लॉ दिए थे रॉबर्ट हुक, वो एक तरह का इंपीरिकल लॉ था। इंपीरिकल लॉ मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ कि किसी मटेरियल पे हम जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उस मटेरियल में स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर स्ट्रेस को घटा रहे हैं तो स्ट्रेन घट रहा है, स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर दिया, और ये क्या, ये थ्योरी क्या हुआ, सही हुआ, ये लॉ क्या हुआ, सही भी साबित हुआ। तो एक तो होता है इंपीरिकल लॉ और दूसरा क्या होता है, थ्योरेटिकल लॉ। थ्योरेटिकल लॉ मतलब जो प्रूफ के फॉर्म में दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल लॉ। तो ये जो हुक लॉ था वो क्या था, इंपीरिकल लॉ हुआ, मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि स्ट्रेस को बढ़ाने पे स्ट्रेन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो अब चलिए हम देख लेते हैं क्या कि एक्चुअली में स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन इन्होंने बताया। कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हम बता चुके हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है। किसी यूनिट एरिया पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या कह देंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया का स्ट्रेस कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई बॉल है, ठीक है, इस बॉल में हम स्ट्रेस लगाए, स्ट्रेस मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाए किसी यूनिट एरिया पर, तो जब इसमें हम स्ट्रेस लगाएंगे, समझिए कि यहां से स्ट्रेस लगाए तो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस, स्ट्रेन मतलब इसके शेप में चेंज हो जाए वो भी स्ट्रेन है, इसके लेंथ में चेंज हो जाए वो भी स्ट्रेन है, इसके वॉल्यूम में चेंज हो जाए वो भी स्ट्रेन है। तो ये सब क्या है, स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस लगाए मतलब फोर्स किसी यूनिट एरिया पर लगा दिए, तो देखिए ये फोर्स लगा रहे हैं किसी यूनिट एरिया पर, तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ा रहा है मतलब स्ट्रेस बढ़ा रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेन मतलब इसके शेप में चेंज, अभी शेप ऐसा था, स्ट्रेस बढ़ा और स्ट्रेन क्या हो गया, इसके शेप में चेंज हुआ, मतलब स्ट्रेन भी वैसे ही, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन प्रोड्यूस है। आप प्लास्टिक का बोतल ले लीजिए, बोतल का भी हम आपको एग्जांपल देते हैं। समझ लीजिए ये वाला बोतल है, अगर जो प्लास्टिक का नॉर्मल जो बिस्लेरी वाला बोतल है उसमें अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए, इसमें स्ट्रेस लगा, स्ट्रेस मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो जैसे जैसे स्ट्रेस लगाइएगा वैसे वैसे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, मतलब इसके शेप में चेंज हो गया, मतलब थोड़ा सा कम लगाए, देखिए कम लगाए तो कम उसका शेप में चेंज हुआ, थोड़ा सा ज्यादा लगाए तो और चेंज हुआ, थोड़ा सा और ज्यादा लगाए तो क्या हुआ, शेप में और चेंज हुआ। तो जैसे जैसे स्ट्रेस को बढ़ाएगा वैसे वैसे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो बस एक सिंपल सा लॉज था, क्या था कि हुक ने क्या कहा था कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएगा
वैसे वैसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन बढ़ेगा, उस मटेरियल में स्ट्रेन वैसे वैसे बढ़ेगा। ये क्या दिया गया था, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा ये नियम दिया गया था। ठीक है, तो यही था स्ट्रेस और स्ट्रेन का रूल। देखिए अब यहां से हम आपको एक और पॉइंट बता देना चाहते हैं। देखिए जब हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, मतलब डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब भी आपको बता देना है कि डायरेक्टली का मतलब क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए कि हम कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये करंट भी बढ़ेगा, ये क्वांटिटी घटेगा तो ये भी घटेगा। डायरेक्टली का मतलब यही होता है, समानुपाती जिसको हिंदी में कहते हैं। समानुपाती मतलब एक क्वांटिटी बढ़ा दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो वो भी घटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, जो आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। फिर भी क्या एकदम बेसिक से शुरू किए हैं। ठीक है, चलिए और देख लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक्चुअली क्या होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, देखिए सपोज कीजिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिए, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और उसमें भी आप लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उसमें भी बताया कि जो नीचे डिनोमिनेटर के साथ रहेगा, मतलब जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा होगा, वो क्या होगा, उल्टा उसका रिलेशन होगा। जैसे ये डिस्टेंस अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा। ठीक है, अगर ये मतलब ये जो क्वांटिटी है डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब इनवर्सली का मतलब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो नीचे वाला क्वांटिटी है वो अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे अगर मास को बढ़ा दीजिएगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मास को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा दोनों के बीच का, तो फोर्स भी क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको कहा जाता है, वो अगर बढ़ता है तो सामने वाला क्वांटिटी भी बढ़ता है। अगर डिनोमिनेटर में जो हो, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, अगर वो क्वांटिटी घटेगा तो जो उसके साथ क्वांटिटी होगा वो बढ़ेगा, मतलब इनवर्सली रिलेशन होता है, उल्टा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एकदम बेसिक से बताया है कि डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब एक्चुअली में क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो यही रॉबर्ट हुक ने बताया था कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते हैं, मतलब जैसे जैसे इस पे फोर्स जो लगाए यूनिटरी हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसका स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, यही बताया था कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा। ठीक है, यही दिए थे क्या, हुक्स का नियम यही था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब हम जानते हैं कि जाहिर सी बात है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो वैसे ही स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, देखिए जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ये वाला साइन हटेगा, तो यहां पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको ई कहेंगे। सपोज कीजिए कि आप ओम्स लॉ में पढ़े होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के इनसाइड होता है, वो करंट जो फ्लो करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब ये साइन हटता है तो अपने साथ क्या लाता है, एक कांस्टेंट लाता है। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं जी, तो उस कांस्टेंट को हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब कांस्टेंट हटा तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसी तरह यहां पर भी अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और उसको क्या कह देंगे जी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को बता देते हैं इसको हिंदी में क्या कहा जाता है जी, तो इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, हिंदी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, हिंदी हमको थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, फिर भी हिंदी हम क्या कर रहे हैं, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या कहा जाता है जी, तो प्रत्यास्थता हो, ये गुणांक कहा जाता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मॉडुल, अभी इतना जानिए कि क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, और जब ई को हम लेंगे यहां से तो ई क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रेस का यूनिट बताइएगा जी, तो स्ट्रेस क्या होता है जी, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है, अगर लीनियर स्ट्रेन हुआ तो डेल एल बाई एल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ तो डेल वी बाई वी।
ठीक है, या एरिया हुआ तो एरिया डेले बाई ए। तो ये सब क्या होता है, यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, ई का जो यूनिट होगा, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं, और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ई का भी यूनिट क्या होगा, ई का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और इसका डायमेंशन निकाल लीजिएगा जी, तो बताइए ना डायमेंशन कैसे निकलेगा। तो एफ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और एरिया, उसके बाद में एरिया है तो इसका डायमेंशन एल स्क्वायर होगा। तो जब लीजिएगा तो क्या होगा, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। इसको आप निकाल भी सकते हैं, अगर डायमेंशन में आपको कोई दिक्कत है तो आप इसके यूनिट से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो ये अगर डायमेंशन आए तो यहाँ से डायमेंशन निकाल भी लीजिएगा, यहाँ पे गलत भी हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे क्या डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और उसका क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एम एल टी के पावर -2, और एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा एल स्क्वायर से, तो एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, हुक्स लॉ के बारे में। लेकिन हुक्स लॉ को क्या किए, इसको डिफाइन किस तरह से किया जाए, तो कहा जाता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका हिंदी बता दे रहा है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो स्ट्रेस होगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रतिबल होगा, वो विकृति के क्या होगा, समानुपाती होगा, अनुक्रम अनुपाती जिसको कहते हैं वो होगा, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। यहाँ पे इलास्टिक लिमिट एक टर्म आप देखे होंगे कि इलास्टिक लिमिट जो है वो क्या है एक्चुअली। तो देखिए हम आपको इलास्टिक लिमिट बता देते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, और इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर आप जाइएगा तो क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होगा। जैसे किसी भी चीज को खींचने का एक सीमा, जैसे रबर लिए और उसमें क्या ले, स्ट्रेस लगाए, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेस लगाए, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। अब इतना ना ज्यादा स्ट्रेस लगा दीजिए कि रबर टूट जाए, तो ऐसा तो आप कर नहीं, अगर ऐसा कीजिएगा तो क्या होगा, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो एक सीमा के अंदर क्या करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके सीमा के बाहर आप जाइएगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होगा। इसके हम ग्राफ से भी कल बताए थे कि जहां तक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगा वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं ग्राफ, एक बार फिर से ले लीजिए कि वो ग्राफ एक्चुअली में क्या था, ठीक है। तो ग्राफ हम आपको बता देते हैं कि ग्राफ एक्चुअली में क्या था। तो हम लिए थे, कल के वीडियो में हम बता चुके हैं कि एक तरफ से लिए थे क्या, स्ट्रेस ले लिए थे, ठीक है। एक तरफ से हम क्या लिए थे, तो एक तरफ से इधर ले लिए थे स्ट्रेस, ठीक है, और इधर ले लिए थे क्या, स्ट्रेन, ठीक है। और यहां से कहे थे कि जहां तक स्ट्रेट लाइन जाए, जहां तक स्ट्रेट लाइन जाए वहां तक क्या होगा, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। उसके बाद से देखेंगे कि हल्का सा कर्व हो जाता था और फिर ऐसे करके ऐसे आ जाता था ग्राफ, ठीक है। तो इसमें हम एक एक पॉइंट पे बताए थे कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे, इसको फ्रैक्चर पॉइंट कहेंगे, ये कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, किसको यील्ड पॉइंट कहेंगे, सारे पॉइंट। इसमें क्या होगा, दो पॉइंट को यहाँ से फिर से हम आपको रिमेंबर करा देते हैं कि पिछले पॉइंट में दो पॉइंट क्या था। तो जहां तक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ए पॉइंट तक अगर मान लीजिए कि 0 से लेके ए पॉइंट तक है, तो 0 से ए, जो 0 से ए पॉइंट होगा वो क्या होगा जी, तो हुक्स लॉ, लिमिट ऑफ हुक्स लॉ होगा, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे जी, तो इसको कहेंगे हम क्या, लिमिट ऑफ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। तो जहां तक स्ट्रेट लाइन है उसको क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ हुक्स लॉ। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट अब क्या बताए थे उसी में कि इसका जो स्लोप होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो स्लोप होता है, तो स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप इसका क्या बताता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बताता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या करता है, इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कल के बारे में हम बताए थे पूरा कि इसका स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या कीजिएगा, याद रखिएगा क्या, कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये रहा आपका क्या, हुक्स लॉ, क्या कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में
प्रतिबल लगाते हैं तो क्या होता है, विकृति क्या होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये याद रखिएगा विद इन इलास्टिक लिमिट। अब एक एक पॉइंट को आराम से कंक्लूड कर करके देखते हैं क्या कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे उठ सकते हैं। हम लोग को कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का। एयरफोर्स में कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का। नेवी में 1 नंबर का और कोस्ट गार्ड में 1 नंबर। तो छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो छोटे पॉइंट अब देख लीजिए कि दूसरा छोटा पॉइंट क्या होगा। एकदम जितना हम पीछे बताएं सबका एकदम छोटे छोटे पॉइंट में लिख दिए इसको क्या कि ये एक्चुअली में क्या है। तो कह रहा है हुक्स लॉ डिफाइंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब जो हुक लॉ था वो किस चीज को डिफाइन किया, परिभाषित किया, तो वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम पहले सुने थे, नहीं सुने थे। कहां से सुनना शुरू किए, तो जहां से हुक ने अपना नियम क्या दिया, हुक्स लॉ दिया। तो जब उन्होंने हुक्स लॉ दिया वहीं से हम एक नया टर्म को सीखे और वो क्या टर्म था, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, ठीक है। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन कौन करता है, तो हुक्स लॉ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या करता है, तो डिफाइन करता है। पहला पॉइंट यही है। दूसरा देखे थे हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल विद इन इलास्टिक लिमिट। दूसरा पॉइंट क्या था कि हुक्स लॉ जो होता है वो एक लिमिट तक ही काम करता है, उसके बाद से अगर लगाइएगा उसमें स्ट्रेस तो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। स्ट्रेस लगाइएगा थोड़ा सा, स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, उसके अनुसार चेंज नहीं करेगा, समझे। तो इलास्टिक लिमिट तक ही हुक्स लॉ क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। और इलास्टिक लिमिट के अनुसार, मतलब इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हुआ कि इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल स्ट्रेन, मतलब ये छोटा सा विकृति के लिए काम करता है। लिमिट का मतलब क्या है, किसी पार्टिकुलर लिमिट तक, मतलब छोटे, उसका छोटा चेंज तक। तो ये क्या करता है, किसी स्मॉल स्ट्रेन तक ही काम करता है। ये आपको क्वेश्चन होगा बुक में कि जो हुक्स लॉ, मतलब हुक्स लॉ है वो कितना तक लिमिट, मतलब वो कहां तक फॉलो होता है। तो या तो देगा इलास्टिक लिमिट तक, और नहीं तो उसको दूसरे लैंग्वेज में क्या देगा कि क्या होगा, स्मॉल स्ट्रेन के लिए वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, छोटा सा विकृति के लिए एप्लीकेबल होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, ये दूसरा पॉइंट एकदम छोटा छोटा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। कह रहा है कि जो भी मॉडुलस ई का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है जी, तो ई होता है, इसके बारे में पीछे डिस्कस करें। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। मटेरियल मतलब ये चीज किस चीज का बना है, प्लास्टिक का। चलिए इसको स्टील का बना दे तो प्लास्टिक का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगा, स्टील का अलग होगा। अच्छा कॉपर का बना दे रहा है तो जब इस मटेरियल को कॉपर का बना दीजिएगा तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, अलग होगा। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो डिपेंड करेगा वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये चीज किस चीज का बना है। इसको आयरन का बना दे तो इसका अलग होगा। चलिए प्लास्टिक का है अगर ये तो इसका अलग होगा, कॉपर का होगा उसका भी अलग होगा, टीन का होगा वो भी अलग होगा। तो जैसा मटेरियल का नेचर होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैसे वेरी करेगा। तो पहला यहां तक आप समझ गए कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन किस टाइप ऑफ मटेरियल। और दूसरा क्या रहा है, टेम्परेचर। खास टेम्परेचर तक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान क्या होता है, सेम होता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, आगे बताएंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 प्रकार का, एगो यंग मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा और वॉल्यूमेट्रिक क्या होगा, वो मॉडुलस होगा। तो ये 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में अलग डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे आप क्या करें टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, नेक्स्ट में बताएंगे। चलिए तो इसके हिंदी में देखिए, ई का मान वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो पदार्थ पे, मटेरियल पे हम बता दिए मटेरियल क्या क्या हो सकता है, और ताप टेम्परेचर के बारे में भी हम डिस्कस कर लिए कि टेम्परेचर पे क्या होता है, मॉडुलस इलास्टिसिटी डिक्रीज करता है। चलिए तो ये आपका पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। अब चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट है। चलिए सबको फिर कंक्लूड करा देंगे लास्ट में, एकदम सिंपल से पेज में लेकर, मतलब सिंपल से स्लाइड में लेकर चारों को एक जगह डिफाइन कर देंगे। कह रहा है कि ई डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो यहां से कहिए कि सर यहां से तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अब थोड़ी देर में बताया कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस और बाई स्ट्रेन। और थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि जो न्यूमरेटर में होता है जैसे ये बदलेगा वैसे ये बदलेगा, ये इंक्रीज करेगा ये भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में है स्ट्रेन, ये जैसे इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। इस पे बताया। और अभी पॉइंट में बता रहे हैं क्या कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे लॉज होंगे। जैसे जब हम कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
स्टेट में, तो वहां पे हम बताए थे कि जो भी चार्ज होता है कैपेसिटर पे वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए थे तो एक कैपेसिटेंस C कांस्टेंट आया था और Q इक्वल टू C भी आया था, ठीक है। और यहीं से जब C को हटाइए, C को लीजिएगा तो C इक्वल टू Q बाई V होगा। और वहां पर भी आप कहे थे क्या कि सर जब कैपेसिटेंस चार्ज को डिपेंड करना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करना चाहिए, लेकिन आपके फॉर्मूला के अनुसार तो यहाँ पर डिपेंड करना चाहिए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो देखिए एक्चुअली में जो माजरा हो रहा है वो क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कहा गया कि जैसे जैसे ये वाला समझ लीजिए और इस एक किसी एक को समझा देंगे तो आपको दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि क्यों एक्चुअली में डिपेंड ना करता है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पे क्यों ना डिपेंड करता है। तो देखिए हुक्स लॉ क्या कहा, स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, स्ट्रेन के, ठीक है। अब चलिए यहां से स्ट्रेस क्या आ गया, स्ट्रेस क्या आ गया, इसको अगर इक्वल टू कीजिए तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया तो अपने साथ क्या छोड़ा, कांस्टेंट छोड़ दिया। चलिए अब यहीं से क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया, ठीक है। अब इसी कांस्टेंट को वैल्यू को लेना होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन होगा। और यही तो पॉइंट हम क्या बोले हैं ऊपर जी कि जो ई का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए ना यहां से अगर मान लीजिए कि स्ट्रेस को 2 गुना हम बढ़ा दिए, ठीक है, तो स्ट्रेन क्या कर रहा है, हुक्स लॉ के अनुसार 2 गुना बढ़ा, इसको 3 गुना बढ़ाए, इंक्रीज किए, ये भी 3 गुना बढ़ा। तो एक बात बताइए यहां से जब स्ट्रेस 2 गुना बढ़ाए, इसको 2 गुना बढ़ाए तो नीचे वाला ही स्ट्रेन भी क्या हुआ, 2 गुना बढ़ गया। इधर से 3 गुना बढ़ाए, ये भी 3 गुना बढ़ गया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, जैसे जैसे हाई बढ़ रहा है वैसे वैसे हाईओ बढ़ेगा। तो एक बात बताइए ना, इसमें कोई चेंज होगा, ई के वैल्यू में कोई चेंज होगा, इधर से 2 गुना बढ़ेगा तो ई वाला कहेगा कि हम ना मानेंगे, कैसे कि जैसे जैसे ही बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बढ़ेंगे, ये हुक कह के गए थे, ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे स्ट्रेस 2 गुना बढ़ा था स्ट्रेन भी 2 गुना, ये 3 गुना, ये 3 गुना, ये स्ट्रेस 5 गुना बढ़ा तो स्ट्रेन भी 5 गुना, तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो ई का वैल्यू हमेशा क्या रह जाएगा जी, कांस्टेंट रह जाएगा। ये क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करेगा। और सेम थ्योरम कहां पर भी लगा दीजिए, आपको बता रहे हैं। तो सेम थ्योरम आप क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस वाला में भी हम बताए थे क्लास में कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है जी, भले जो कैपेसिटेंस में बताए थे कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है और Q इक्वल टू C भी होता है और C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू Q और V पर डिपेंड ना करता है, ठीक है। ये बात बताएं। और क्यों ना डिपेंड करता है, तो सेम लॉजिक, Q 2 गुना बढ़ा है, ये भी 2 गुना बढ़ा, तो ये जब 2 गुना बढ़ा, ये 2 गुना बढ़ा, तो कैपेसिटेंस 2 गुना बढ़ना चाहिए ना। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या होगा, हमेशा ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज ना होगा। तो ऐसा ऐसा कितना लॉ होगा कि देखने में लगेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो सेम क्या कीजिए, आप यहां से आप समझ चुके होंगे कि जो थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिपेंड नहीं करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है जी, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के वैल्यू पे डिपेंड ना करता है। छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। अगला में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले में हम लोग टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो देखिए लास्ट करे, यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो इसका यंग मॉडुलस, मतलब इसका जो मॉडुलस, यंग मॉडुलस के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में है वो चेंज होगा कि नहीं, सिंपल से यही रखिए कि इसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसके जो क्या कहते हैं, लेंथ के बढ़ाने से उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कोई